इंट्रोडक्शन, इसमें दो चीज़ों को समझेंगे। अर्थव्यवस्था को और अर्थशास्त्र के बारे में, ठीक है। दूसरा है आपका टॉपिक राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम। बजट मतलब आपकी राजकोषीय नीति, मनी एंड बैंकिंग, मुद्रा एवं बैंकिंग, ठीक है। लिख लिया? बैलेंस ऑफ पेमेंट, भुगतान शेष एवं संतुलन, उद्योग सेवा क्षेत्र, नीति आयोग, योजना आयोग। ये खत्म हो चुका है, लेकिन ये इससे रिलेट करके क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। इसको साथ करेंगे एक साथ। जीएसटी, इसको आप लिख सकते हो टैक्स, टैक्स सिस्टम इन इंडिया, मुद्रास्फीति, संगठन, कौन से मौद्रिक, जैसे IMF, वर्ल्ड बैंक, AIIB, ADB, ठीक है। बहुत सारे ऐसे हैं, ये एग्जाम्पल के तौर पे। G20, ठीक है। FTF, FTA, WTO, ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूशन होंगे जो इसमें पढ़े जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय संगठन IMF, वर्ल्ड बैंक, AIIB, आप शॉर्ट में लिख लीजिए, कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक, ठीक है। कितने टॉपिक हो गए? 10 हो गए।
सरकारी योजनाएं नई आर्थिक नीति तेरह है आपका एग्रीकल्चर कृषि। अब कुछ चीज़ें हैं जो क्लास शुरू होने से पहले बता रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। पहली बात कि आप में से जब यूपीएससी की तैयारी की है तो आप लोगों को एक चीज़ पर फोकस करना था, वो क्या है? एनसीईआरटी, ठीक है। अब एनसीईआरटी में आपके पास दो चॉइस होती है, एक तो पढ़ना और एक क्या नहीं पढ़ना, ठीक है। पहली चीज़ आपको आइडेंटिफाई होनी चाहिए कि आपको क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है। पहले हम उसकी बात करते हैं कि आपको इकोनॉमिक्स की बुक कौन सी परचेज की आप लोगों ने? कोई सी भी नहीं ली है? इसके अलावा कोई भी बुक नहीं ली? हाँ, कोई ऐसा? सच्ची बताना, देखो ईमानदारी से भाई। नहीं ली ना? कौन सी? महेश कुमार वर्मा एनसीईआरटी के साथ। सुनिए ध्यान से, कोई भी आप मार्केट से कोई भी स्टैंडर्ड बुक खरीदोगे, पहली बात सुनिए, किसी भी बुक में मीन्स एक्सप्लेन नहीं है भाई। मतलब कोई भी ऐसी मार्केट में बुक नहीं है इकोनॉमिक्स की जहाँ से मेंस के आंसर आ जाए, ठीक है। कोई भी ऐसी बुक नहीं है, ठीक है। अगर कोई ऐसा कहता है कि इस ये बुक है और इस यहाँ से मेंस के आंसर आएंगे, तो आपको झूठ बोल रहा है। चाहे अगर मैं ही बोलता हूँ तो मैं भी झूठ बोल रहा हूँ इसका मतलब, ठीक है। कोई भी ऐसी बुक नहीं है जहाँ से मेंस की क्या आ जाए, डायरेक्टली आंसर आ जाए, ठीक है। कोई भी आप जब भी बुक खरीदो, इन फ्यूचर जब भी कोई खरीदो, उसमें से आपको जो आपको ये टॉपिक बताए हैं, इन्हीं से रिलेवेंट जो चीज़ें हैं केवल आपको वही पढ़नी है, बाकी इससे अलग जो है आपको नहीं पढ़ना। इसमें एक और टॉपिक लिख लो, शेयर मार्केट। हाँ, शेयर मार्केट, ठीक है। गरीबी और बेरोजगारी, ठीक। ठीक है, गरीबी, बेरोजगारी और शेयर मार्केट, ये और टॉपिक इसमें आप ध्यान दें। दूसरी बात है कि आपको जो पढ़ना है, इट मीन्स एनसीईआरटी में से, एनसीईआरटी में से केवल आपको दो बुक पढ़नी है, बाकी बुक नहीं पढ़नी है। सिर्फ कौन सी बुक फॉलो करनी है? सिर्फ दो ही बुक करनी है, ठीक है। एक है आपकी इंडियन इकोनॉमी, ठीक है। अगर एट द प्रेजेंट टाइम में देखोगे, इट मीन्स मैं आज की बात करा, तो ये जो है ये 12th क्लास में, अब कौन सी क्लास में? ये पहले 11th में होती थी, अब ये 12th में आ गई है, ठीक है। दूसरा मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। अरे यार, कौन सा? समष्टि अर्थशास्त्र, ठीक है। इस समष्टि अर्थशास्त्र में 5 यूनिट है भाई। कितनी यूनिट है? 5। इस 5 में से भी आपको केवल 4 यूनिट पढ़नी है, ठीक है। एक यूनिट नहीं पढ़नी बिल्कुल भी, ठीक है, क्योंकि वो आपके लिए नहीं, इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है उसकी, ठीक है। 5 यूनिट है, 5 में से कितनी पढ़नी है आपको? 4 पढ़नी है, ठीक है। पहली बात, अब पढ़ना कैसे वो और चीज़ समझ लिए। कोशिश कीजिए कि अगर आपके पास अभी एनसीईआरटी नहीं तो एनसीईआरटी खरीद लीजिए, ठीक। एक एनसीईआरटी के मैं मान लेता हूँ कि लगभग 200 पेज होंगे जो आपको पढ़ने हैं, ठीक है। 200 पेज यहाँ से हैं, ठीक है। कोशिश मत करना कि 10 दिन में ही सारे पेज पढ़ लो, ठीक है। आपको सिर्फ इतना ही करना है कि आप केवल 5 या 6 पेज पढ़िए, ताकि आपको वो चीज़ें याद रह जाए, ठीक है। 5 या 6 पेज आपको डेली पढ़ने,
उस 5 और 6 पेज के आप अपने की पॉइंट बनेंगे, ठीक है। 5 या 6 पेज के क्या बनाओगे आप अपने की पॉइंट, ठीक है। एक बार 5 या 6 पेज आपने पढ़ लिए, पढ़ने के बाद आप एक बार अपने पॉइंट को रिवाइज कीजिए ताकि आपको वो 5 या 6 पेज याद रह जाए। अगर आप 20-30 पेज पढ़ोगे तो उसमें से मुश्किल से 2 याद रहेंगे, ठीक है। ज़्यादा नहीं पढ़ना है, कम पढ़ना है, लेकिन उसका आउटपुट अच्छा हो, ठीक है। अगर आप ऐसे ही करते रहोगे तो 5 पेज डेली पढ़ते रहोगे तो इट मीन्स कितने दिन में ख़त्म हो जाएगी? 40 डेज में, ठीक है। और इट मीन्स, ठीक है, लगभग 3 महीने में आपकी एनसीईआरटी कवर हो जाएगी, जो आपके खुद के नोट्स होंगे, ठीक है। खुद के आपके अपने पॉइंट्स होंगे, खुद की आपकी अपनी चीज़ें होगी, ठीक है। एक आपका सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा, ठीक है। पूरे दिन में 5 या 6 पेज तो पढ़ सकते हो, 5 या 6 पेज आपको याद भी रह सकते हैं, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। जब तक आपका सिलेबस भी खत्म हो गया होगा और आपको एनसीईआरटी की ओर ज़्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, ठीक है। इन 3 महीने में आपके सिलेबस भी खत्म हो जाएगा और आपकी जो सोचने समझने की पावर है वो भी क्या हो जाएगी, इम्प्रूवमेंट हो जाएगी। एक बात होगी, ठीक। अब दूसरी बात आपको समझना है कि इकोनॉमिक्स जो है, ठीक, इसके 2 पार्ट हैं। एक पार्ट है स्टैटिक और एक पार्ट है डायनेमिक, ठीक है। स्टैटिक और डायनेमिक का मतलब समझते हो? ऐसा मुंह क्यों बना रही है फिर? नहीं आता तो नहीं आता, हवा लग गई ना तो ऐसा ही रह जाएगा, ठीक है। फिर घर वालों को परेशानी होगी, आपको नहीं होगी परेशानी तो घर वालों को होगी फिर, ठीक है। एक स्टैटिक का, दूसरा कौन सा है, डायनेमिक। स्टैटिक का मतलब है कि यहाँ आपका किसकी बात की जाती है, फैक्ट्स की बात की जाती है, ठीक है। और ये फैक्ट्स प्लस आपका जो एनसीईआरटी है वाला, इट मीन जो आपके सिलेबस में है, ठीक है, जो आपके सिलेबस में लिखा हो यूपीएससी ने वो। डायनेमिक का मतलब है यहाँ पर आपकी करंट से होता है। डायनेमिक का मतलब क्या, आपके करंट से। इकोनॉमिक्स जो है वो हमेशा करंट्स के साथ रिलेटेड होके चलती है, ठीक है। तो आपको साथ साथ किस पर फोकस करना है, करंट पे फोकस करना है। और करंट को आप फोकस करोगे, कोई भी आप एक न्यूज़पेपर या कोई भी एक मैगजीन, ठीक है, इन चीज़ों को आप साथ साथ लेके चलोगे, ठीक है। देखो, अब जब तक क्लास है तब तक तो मैं पढ़ा रहा हूँ, उसके बाद जो चीज़ें चेंज होगी, इकोनॉमिक्स में तो चेंज होती रहती है, करंट अफेयर आएगी, ठीक है। तो वो करंट अफेयर तो आपको खुद से ही करनी होगी ना। यहाँ मैं सिर्फ आपकी इकोनॉमी की जो सेंस है उसको डेवलप कर रहा हूँ, ताकि आप कोई भी चीज़ पढ़ो तो वो चीज़ें आपको अंडरस्टैंड हो जाए, आपको समझ में आए कि अच्छा आज ये टॉपिक आया है तो ये टॉपिक आपका क्लियर हो। जैसे कल के ही न्यूज़पेपर में मान लीजिए किसी द हिंदू पढ़ता, कोई नहीं पढ़ते, झूठ बोल रही है? अच्छा, मैंने सोचा देख रही है तो इसे ऐसा लगता है कि झूठ बोल रही है, ठीक है। देखो, एक कोई भी इंग्लिश का न्यूज़पेपर, उसके आर्टिकल ज़रूर पढ़िए आप। इसका रीज़न मैं आपको बता देता हूँ, तो क्योंकि आपको इंग्लिश का पेपर भी देना है यूपीएससी में, मेंस में इंग्लिश का भी पेपर देना, वो भी क्वालिफाई करना है, तो इंग्लिश से डरना नहीं है। तो वो लैंग्वेज है वो आपको पढ़िए उसको, अगर वो चीज़ें समझ में नहीं आ रही तो आप उसका एनालिसिस देख लीजिए कहीं पे भी, लेकिन पढ़ना ज़रूर है, ठीक। आप लोगों में हिंदी मीडियम में और इंग्लिश मीडियम में का अंतर सबसे ज़्यादा यही है कि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट जो है वो लगभग जो है 50% ऐसे स्टूडेंट हैं जो न्यूज़पेपर को फॉलो नहीं करते और न्यूज़पेपर से दूर भागते हैं। और इंग्लिश मीडियम का कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं मिलेगा जो आपको न्यूज़पेपर नहीं पढ़ता हो। तो ये आपको करना जरूरी है, आपको टाइम लगेगा 1 घंटा 2 घंटा, जितना भी टाइम लगता है आप समझिए और करिए उसको,
लेकिन ये चीज़ें फॉलो कीजिए, ठीक है। आप कोई भी मैगजीन खरीदोगे, उस मैगजीन में 150 तक पेज होंगे, ठीक है। मैं 100 तक 150 तक इतने ही पेज होते हैं। अगर इसमें से आप 5 या 6 पेज भी लगातार पढ़ते हो तो महीने में आपकी मैगजीन भी क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। ये मत करना कि मैगजीन की और शाम तक 20 पेज पढ़ लिए और फिर अगले दिन आपको पता चले कि मैंने तो यार पढ़ा था, मेरे को याद नहीं आ रहा। तो थोड़ा करके पढ़ोगे तो चीज़ें याद रहेगी, ठीक है। इसको आपको रिलेट करना है, ठीक है। मैं आपसे सिर्फ एक ही उम्मीद चाहता हूँ कि आप न्यूज़पेपर और मैगजीन से अपडेट रहें, ठीक है, ताकि चीज़ों को रिलेट कर सको। क्या हो गया भाई ऑनलाइन वालों, इनको यार मैं भूल जाता हूँ, ठीक है भाई। तो आपको क्या करना है, इस चीज़ पर भी फोकस करना है और इस पर भी फोकस करना है। कर लोगे पक्का? एक और चीज़ याद रखनी है कि क्लास में आपके पास 2 P हो। 2 P मतलब एक पेशेंस और एक आपकी प्रैक्टिस, ठीक है। एक पेशेंस और एक आपकी प्रैक्टिस। अगर टाइम पास करने के लिए यहाँ आए हो और लोगों को दिखाने के लिए आए हो कि हम यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो प्रैक्टिस करने की कोई भी नीड नहीं है, वो कोई भी फाउंडेशन नहीं है उस पर। अगर ये है कि आपको आईएएस बनना है तो प्रैक्टिस सबसे ज़रूरी है, और प्रैक्टिस दोनों की करनी है आपको, प्रीलिम्स की भी और मेंस की भी, ठीक है। प्रैक्टिस सबसे ज़रूरी है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी चीज़ें क्या रहेंगी, आपको याद रहेगी, क्योंकि प्रैक्टिस आपको सिखाती है, ठीक है। जैसे गाड़ी चलाना सीखा तो उसकी प्रैक्टिस की तभी आप उसमें परफेक्ट हुए। साइकिल चलानी सीखी तभी आपने उसकी प्रैक्टिस की, तभी उसमें क्या हो गए, परफेक्ट हो गए, ठीक है। तो आपको परफेक्ट बनना है तो आपको क्या करनी है, उसके लिए प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। आप चाहे आंसर देख के लिखिए या बिना देख के लिखिए, लेकिन आंसर लिखने का तरीका ज़रूर सीखिए। जितने ज़्यादा आंसर लिखोगे उतनी चीज़ें आपको ज़्यादा याद रहेगी और चीज़ें समझ में आएगी, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि जब तक क्लास हो कि आप कम से कम एक नहीं तो 2 दिन पहले एक हफ्ते को छोड़ देते, उससे नेक्स्ट वीक में आप क्या करोगे, आंसर लिखना शुरू करोगे, ठीक है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी आंसर लिखें, ठीक है। मेरे को पता है लिखना 2-4 को ही है, हाँ सब भरते हैं हर बार, ठीक है। एक लंबा अनुभव है ये, ठीक है। और यूपीएससी में 2015 से मैं ये देख रहा हूँ कि हाँ सभी बच्चे भरते हैं, लिखते सिर्फ बाद में 2-4 ही हैं, ठीक है। ये आप लोगों के भी साथ में होने वाला है, ठीक है। ये हो सकता है कि पहले दिन सब लिख के आए, लेकिन दूसरे क्वेश्चन में क्या होगा, संख्याएं घटती जाएगी, बढ़ेगी नहीं, ये मैं बिल्कुल गारंटी दे रहा हूँ, ठीक है। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप सब आंसर लिखिए और सीखिए, उस चीज़ को सीखोगे तो लंबे समय तक याद रहेगा। सिलेबस आपके पता है, कॉन्सेप्ट आपको पता है कि क्या से क्या पढ़ना है, ठीक है। और जहाँ करंट से चीज़ें रिलेट होगी मैं वो करंट से चीज़ें आपकी रिलेट करा दूँगा, ठीक है, ताकि आपको आंसर लिखने में और चीज़ों को समझने में क्या हो, आसानी, ठीक है। ऑलमोस्ट जो फर्स्ट वीक है 5 से 6 डेज, ठीक है। इसमें सिर्फ 1 या 2 क्वेश्चन होगा जो आपके मेंस के पर्सपेक्टिव से लिखा जाएगा, बाकी सारे के सारी चीज़ें होंगी बेसिक। क्या होगी, बेसिक, क्योंकि आपकी बेसिक कॉन्सेप्ट को डेवलपमेंट भी करना जरूरी है, क्योंकि आप सब नए हो, ठीक है। और जो नए हैं वो मेरे लिए सबसे अच्छा है। उसका रीज़न ये है, अब सबसे अच्छा मैं कहाँ पे लिख सकता हूँ, किस पे लिख सकता हूँ सबसे अच्छा, इस खाली वाले पे अच्छा लिख सकता ना। तो मेरे को ये दिमाग जो है ना आप लोगों का खाली चाहिए, खाली का मतलब है जिन्होंने
इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ी, ठीक है, वो मेरे लिए अच्छा है। क्यों? क्योंकि उनको जो बताया जाएगा वो वही चीज़ें रखेंगे, लेकिन जिन्होंने इकोनॉमिक्स पढ़ी वो अपना ज्ञान भी अंदर लेके आएंगे यहाँ पे, ठीक है, वो यहाँ पर कोशिश करेंगे, फिर वो टकराव हो जाएगा, ठीक है, तो वो मैं टकराव नहीं चाहता। आपको चीज़ें जब समझ में नहीं आती आप मेरे से पूछोगे डायरेक्टली, ठीक है, एक बार, दो बार, तीन बार, जितनी बार भी पूछोगे उतनी बार बताऊंगा, ठीक है। लेकिन जो आज आपको पढ़ाया है मैं उम्मीद करता हूँ कि कल जब आप क्लास में तो आपको वो चीज़ें याद हो। एक बात और याद रखो भाई, किसी भी सब्जेक्ट में, मैं ये नहीं कर रहा इकोनॉमिक्स में, किसी भी सब्जेक्ट में जो आपको क्लास में डे में पढ़ाया जाता है, ठीक है, उसको आप नेक्स्ट डे पे पोस्टपोन मत कीजिए कि मैं कल कर लूँगी या मैं कल कर लूँगा। ऐसे ऐसे करते करते वो ज़्यादा हो जाएगा और ज़्यादा आपसे होगा नहीं फिर, ठीक है। कोई भी क्लास होती है मैक्सिमम जो है वो 4 से 5 पेज ही आप लिखते हो, इतना ही लिखते हो ना, 6 पेज हो जाते होंगे, तो 4 या 5 पेज डेली पढ़ने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। कुछ लोग मेट्रो से आते होंगे तो वो मेट्रो में भी पढ़ सकते हैं, उसको रिवाइज कर सकते हैं, टाइम का यूटिलाइज कीजिए, ठीक है। ये नहीं कि आज जो पढ़ा है कल कर लेंगे, कल जो पढ़ा है वो परसों कर लोगे, ठीक है। ऐसे ऐसे करते करते समय आपके पास इतनी सारी नोटबुक होगी, फिर सोचोगे कि यार ये क्या पढ़ना, दोबारा से देखते हैं क्लास में। तो जो आपको पढ़ा है वो अगले दिन तक क्या हो, याद अंडरस्टैंडिंग हो। अगर चीज़ें समझ में नहीं आ रही तो नेक्स्ट डे आके मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। जाते टाइम आप मुझसे पूछिए, मैं वो बताऊंगा, ठीक है। लेकिन मेरे जाने के बाद मैं ये नहीं चाहता कि किसी बच्चे को इकोनॉमिक्स में प्रॉब्लम हो कोई, ठीक है। चाहे वो बाद में न्यूज़पेपर एनालिसिस करे या बाद में कोई करंट अफेयर की मैगजीन पढ़े या कुछ पढ़े, ठीक है। आपकी कॉन्सेप्ट इतनी वास्ट हो कि आप कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी टॉपिक पढ़ो तो आपको उसका आंसर पता आना चाहिए, ठीक है। दैट्स ए क्लियर। तो आपको क्या चाहिए मेरे को, पेशेंस और प्रैक्टिस, ठीक है। ये ऑनलाइन वालों के लिए भी भाई, ऑनलाइन वालों के आंसर सबमिट होंगे सुरजीत कुमार के पास। आप अपने ग्रुप में सेंड कर देना, जो भी आपका बना वो मेरे पास आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब स्टार्ट करें, चलो तो भाई बेसिक से स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल, ठीक है। क्या आया, अर्थशास्त्र, ठीक है, इकोनॉमिक्स, ठीक है। अर्थशास्त्र जो है वो संस्कृत भाषा का शब्द है, अर्थ प्लस में शास्त्र, और अर्थ का मतलब होता है, और शास्त्र का मतलब होता है धन। कहाँ से मिलता है आपको, जब आप क्या करोगे, आर्थिक क्रिया को, यानी कि कोई काम करोगे तभी पैसा मिलेगा। ये नहीं कि यहाँ से आप नीचे उतरते हुए समय किसी की पॉकेट मार लो और उसमें आप पैसा मिले लो, है तो वो भी धन ही है, ठीक है, लेकिन उसमें रिस्क ज़्यादा है। पकड़े गए तो वो तो देने ही है और भी देने पड़ जाएंगे। तो ये जो क्या करना है आपको, आर्थिक है। तो अर्थशास्त्र क्या है, एक ऐसा शास्त्र है जिसमें धन से संबंधित आर्थिक क्रियाओं का क्या कहता है, क्योंकि ज्ञान कब मिलता है, जब आप क्या करते हो, अध्ययन करते हो। ऐसा नहीं कि छूने से ज्ञान होगा, ज्ञान किससे होगा, अध्ययन से। तो दोबारा देख लिए, अर्थशास्त्र एक ऐसा शास्त्र है जिसमें धन से संबंधित आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। लिखिए, अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र एक ऐसा शास्त्र है
जिसमें धन से संबंधित आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, जो समझाया है वो भी उतारना है, ध्यान रखना। इसको उतार लीजिए ताकि आपको चीज़ें समझ में आ जाए, बाद में देखोगे तो। हो गया? ठीक है। शिवम कितनी बार लिखेगा? जब तक लिख तब तक कि तू रिप्लेस नहीं कर ले। ठीक है, हो गया भाई? ठीक है। अब इसमें एक वर्ड आया आर्थिक क्रियाएं। क्या वर्ड आया? ठीक है भाई, देखो, सामान्य आपने हिंदी में पढ़ा होगा, किसी भी कार्य का करना या होना क्रिया कहलाती है। ठीक है, इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव में दो प्रकार की एक्टिविटीज होती है, एक आर्थिक होती है और एक गैर आर्थिक होती है। अब आर्थिक है तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? ठीक है, जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ, क्या होगा? पानी भर गया, बोतल ले लो ना, बोतल है आपके पास, भर लो। अरे कम हो जाएगा ना बोतल से फिर। अरे सुसाइड, ले इसमें भर लो। कफ भी रखे, कफ में भी भर लूं? कॉल नहीं की, कॉल कर दो ना। गया है, चलो ध्यान दीजिए। दो प्रकार की एक्टिविटीज़ हैं, एक इकोनॉमिक और दूसरी नॉन इकोनॉमिक। ठीक है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का मोटिव क्या है? पैसा कमाना। उस पर ध्यान नहीं देना, इस पर ध्यान दे ले, या ध्यान दे ले। उस पर ध्यान क्यों दे रही है? एक काम कर, एक नाव बना दे और उसमें छोड़ दे, वो बाहर आ जाएगी तब समझ लेना कि पानी बाहर आ गया है। ठीक है, एक इकोनॉमिक है, दूसरी कौन सी है? नॉन इकोनॉमिक। ठीक है, इकोनॉमिक का मतलब है जिसका मोटिव क्या है? धन कमाना। और नॉन इकोनॉमिक का यानी कि गैर आर्थिक का मोटिव है सेवा भाव। ठीक है, जैसे आप लोग घर में काम करते हो तो वो मोटिव क्या है आपका? केवल सेवा भाव। ठीक है, लेकिन वही काम जो है आप कहीं दूसरी जगह जाके करोगे तो वहां पर उसका मोटिव क्या होगा? धन कमाना। जैसे मैं यहाँ पे हूँ तो मेरा मोटिव क्या है? पैसे कमाना। ठीक है, आप लोगों का भी तो मोटिव लास्ट में यही है, क्या कमाना? पैसा कमाना। तो मेरे मोटिव में आप हंस क्यों रहे थे? मतलब मेरे मोटिव का इतना दुख है आप लोगों को। तो यहाँ ठीक है, अब ये मोटिव जो है ना इकोनॉमी के अंतर्गत, जब मैं स्टार्टिंग की बात करता हूँ तो इकोनॉमी में स्टार्टिंग में जो आर्थिक क्रियाएं थी, जिसको इकोनॉमी के इस चारों क्रियाओं का मतलब समझ में आ गया, ठीक है, वो पूरी इकोनॉमी का पर्सपेक्टिव समझ लेगा।
वो उसकी अंडरस्टैंडिंग समझ लेगा कि हमारी इकोनॉमी घट रही है या हमारी इकोनॉमी बढ़ रही है, हमारी इकोनॉमी पर प्रभाव क्या है, ये सारी चीज़ें। उत्पादन, उपभोग, निवेश, बचत, और विनिवेश। ठीक है, ये 4-5 इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है। ये बाद में इंट्रोड्यूस हुई, इसको बाद में थोड़ा सा करेंगे। ये देखो चारों रिलेट करके अभी बता देता हूँ। एट द पर आपने देखा था कि कुछ, इट मीन्स लास्ट ईयर से पहले आपने देखा था कि कोरोना महामारी थी पूरे भारत, पूरे वर्ल्ड में कोरोना महामारी थी। ठीक है, उस महामारी के अंतर्गत हमारा प्रोडक्शन क्या हो गया था? कम हो गया था ना। जैसे ही आपका प्रोडक्शन कम हुआ, वैसे ही लोगों का कंजप्शन क्या हो गया? कम हो गया ना। हुआ नहीं, क्योंकि प्रोडक्शन नहीं हुआ तो लोगों की इनकम क्या होगी? और इनकम कम हो है तो उनकी, ठीक है। ऐसा ही किस में हुआ? निवेश भी कम हो गया, क्योंकि फैक्ट्री कंपनियां ये तो चल नहीं रही थी, पैसा लगाएंगे कहाँ? तो पैसा शेयर मार्केट में चला गया। कहाँ पर चला गया पैसा? ठीक है, जब ये चीज़ें कम है तो आपकी बचत भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। हो जाएगा ऐसा? ठीक है, यहाँ से तो उत्पादन से रिलेट हो गया। ठीक है, अब इसको हम उपभोग से भी देख लेते हैं। कोरोना महामारी आई तो लोगों का कंजप्शन क्या हो गया? कम हो गया। कंजप्शन कम हुआ तो उसके साथ साथ प्रोडक्शन भी क्या हो गया? और निवेश भी क्या हो गया? और बचत भी क्या हो जाएगी? मतलब इन चारों में से किसी में भी अनबैलेंस्ड क्रिएट होता है। ठीक है, किसी में भी कोई भी चेंज आता है तो वो बाकी चीज़ों को अपने आप क्या करती है? प्रभावित कर देती है ना। एक चीज़ में परिवर्तन होगा तो बाकी चीज़ें क्या हो जाती है? जैसे एट द प्रेजेंट टाइम में सरकार ने किसको बढ़ाने की बात की? जब सरकार निवेश बढ़ा रही है तो उसका इफेक्ट उत्पादन पर पड़ेगा, उपभोग पर पड़ेगा, बचत पर पड़ेगा नहीं पड़ेगा? जाएगा नहीं जाएगा? अब दोनों पर इट मीन्स, तो ये चारों आपस में क्या है? ठीक है, आपस में कनेक्टेड है और ये हमेशा एक सर्कल में चलती रहती है। जैसे ही सर्कल में कुछ गड़बड़ आती है तो सरकार किसका सहारा लेती है बाद में? फिर विनिवेश का। ठीक है, ये मैं बताऊंगा कब हमने लिया था, कब रीजन था, क्या कारण थे, क्या प्रभाव है और क्या इसकी चिंताएं हैं। ठीक है, तो आर्थिक क्रियाएं लिखोगे और आर्थिक क्रियाओं के प्रकार लिखोगे। आप लिखिए। लिख लिए? कहाँ लिखिए? देखा, आर्थिक क्रियाओं के प्रकार लिख लिए? लिख लिए सबने? लिख लीजिए, कोई नहीं। सॉरी, हाँ पानी चल रहा है। चल नहीं रहा, वो बाहर आने वाला है थोड़ी देर में। लिख लिया सबने? ठीक है भाई। हेडिंग डालना उत्पादन, प्रोडक्शन। डाल ली? इसको
समुद्र में डाल रहे हो, देख तो साउथ में डाल रहे ना उसमें। अब वो डिपेंड करेगा कि वो अरब सागर में जाए या, ठीक है, ध्यान देना। उत्पादन की बात करें हम, किसकी बात करें? उत्पादन की। भाई कपास है, कपास से आप क्या बना सकते हैं? हाँ, रुई बना ले यार। गन्ना है, गन्ने से क्या बना सकते हैं आप? चीनी बना सकते हो। ऐसा ही होता ना, अगर सरकार बोले कि सब लोगों को अब जो है राशन में गन्ना मिलेगा, तो क्या होगा? तो गन्ने का यूज नहीं कर पाओगे आप। क्यों? जूस बना लेना, लेकिन बाकी एक्टिविटीज पूरे नहीं कर पाओगे। ऐसा ही लोग, अगर सरकार आपको बोले कि कपास ले लो, ठीक है, तो आप क्या नहीं बना पाओगे? क्योंकि हर व्यक्ति इसमें कुशल नहीं है। ठीक है, तो ये जो कपास है, क्या है आपका? कच्चा माल है ना। ठीक है, इट मीन्स ये एक प्रकार का क्या है? पदार्थ है? अब यहां से कपास से जब कपड़ा बना है, कपास से क्या बना है? कपड़ा बना। तो इसका मतलब क्या है? इसमें आपने क्या किए? उपयोगिता सर्जन किए। जैसे होता ना कि उंगली कट जाती है तो सर्जरी होती है कोई भी, ठीक है, तो सर्जरी इसलिए होती है ताकि वो चीज़ दोबारा से क्या कर सके आप। अगर कट जाएगा तो आप उस पर कुछ भी मत लगाओ तो आपको प्रॉब्लम होगी ना। ठीक है, ऐसा ही सरकार आपको गन्ना दे दे और चीनी उपलब्ध नहीं कराए मार्केट में, तो आप लोगों को परेशानी होगी। ठीक है, तो ये जो कपास है, ये जो कच्चा माल है, ये जो पदार्थ है, इसमें आप क्या करोगे? उपयोगिता। और जैसे ही उपयोगिता सर्जन करोगे, वो चीज़ किस में बदल जाएगी? वस्तु में बदल जाएगी। ठीक है, जैसे ही वस्तु में बदलेगी तो वस्तु मानवीय जो आवश्यकताएं हैं, उन आवश्यकताओं को प्रत्यक्ष रूप से क्या कर देगी भाई? पूरा कर देगी। कपास आपकी आवश्यकताओं को प्रत्यक्ष रूप से पूरा, गन्ना आपकी आवश्यकताओं को प्रत्यक्ष रूप से पूरा, लेकिन कपड़ा आपकी आवश्यकताओं को क्या कर रहा है? पूरा कर रहा है। चीनी आपकी आवश्यकताओं को कैसे करिए? वो कब पूरा कर रही है? जब आप उसमें क्या करते हो? उपयोगिता सर्जन। तो उपयोगिता सर्जन करना ही क्या कहलाता है? उत्पादन। एक बात समझ में आए यहां तक? लिखिए, उत्पादन। उत्पादन का तात्पर्य पदार्थों में उपयोगिता सर्जन करके, पदार्थों में उपयोगिता सर्जन करके उसे वस्तु में बदलना, उपयोगिता सर्जन करके उसे वस्तु में बदलना, जिससे मानवीय आवश्यकताओं की, जिससे मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति प्रत्यक्ष रूप से हो सके। सुरजीत लिख लेना बेटा, जो इस क्लास में पुराने स्टूडेंट है वो लिख लेना कॉपी में दोबारा से, क्योंकि जितनी बार आप लिखोगे उतनी चीज़ें आपको याद रहेगी। ठीक है यहाँ तक? चलो एक और, ये तो एक डेफिनेशन होगी, इसका दूसरा पर्सपेक्टिव देखते हैं। टेक्निकल वर्ड कुछ और भी हो सकता है। कपास है, गन्ना है, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इनपुट्स है या नहीं है? ठीक है, इनपुट्स को हिंदी में बोलते हैं आगत। क्या बोलते हैं? आगत का मतलब होता है कच्चा माल। ठीक है,
ये टर्मोलॉजी कई बार यूज हो सकती है, जो न्यूज़पेपर में आप हिंदी का पढ़ोगे तो वहाँ पर यूज हो सकता है आगत। तो आगत को क्या समझना आपको? कच्चा माल। ठीक है। ये जो कपड़ा है ये आपका क्या है? आउटपुट। सर ये सब्जेक्ट का नाम कौन सा सब्जेक्ट है? मैडम ने भेजा नीचे से। ये क्या लिखा हुआ है? तो मैं कैसे लिखूँ भाई? मैं राशन कार्ड बनवाना है। ठीक है। अब ये क्या आपके पास? आउटपुट। तो आउटपुट को हिंदी में बोलते हैं निर्गत। क्या बोलते हैं? निर्गत। तो एक डेफिनेशन ये भी है आपकी टेक्निकल, कि इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करना। किस में कन्वर्ट करना? ये भी क्या कहलाता है? उत्पादन। मतलब आगतों को किस में कन्वर्ट कर देना? निर्गत में कन्वर्ट करना भी क्या कहलाता है आपका? तो दूसरा करके इसके नीचे लिखोगे ऐसे करके और। ठीक है। और करके लिखोगे आगतों को, आगत मतलब इनपुट्स, ब्रैकेट में लिखना ना इनपुट्स। ठीक है। आगतों को निर्गतों में बदलना, आगतों को निर्गतों में बदलना उत्पादन कहलाता है। जैसे कपास से कपड़ा बनाना, गन्ने से चीनी। हो गया? चलो आगे, समझ में आ गया?